हेलो गाइस, कैसे हैं आप। समदरिया आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पूर्व गुप्तोत्तर युग के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मौर्य वंश। मौर्य डायनेस्टी व गुप्त वंश के बीच में जो राजवंश हमारे देश में स्थापित हुए हैं, बेसिकली उन्हीं सब बातों पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मौर्य वंश का जब पराभव होता है, तो मौर्य वंश के पराभव होने से यानी इनके अंत से पर मौर्य वंश का जब पराभव होता है तो इससे दो राजवंश का उदय होता है। कितने राजवंश दोस्तों? दो राजवंश का जन्म होता है। कौन कौन? एक उत्तर भारत की ओर अगर बात करें, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की तरफ अगर हम बात करें, सुंग डायनेस्टी का जन्म होता है। और वही दक्षिण भारत की तरफ अगर बात करें, सातवाहन वंश का जन्म होता है। किस वंश का जन्म होता है दोस्तों? सातवाहन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश के पराभव होने के पश्चात भारत में दो राजवंश की स्थापना हुई। उत्तर की ओर सुंग वंश, दक्षिण की ओर सातवाहन वंश के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो सुंग वंश, एक परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो सातवाहन वंश या सुंग वंश, ये दोनों वंश की बात कर रहे हैं। ये दोनों लोग पहले मौर्य वंश में क्या थे? ये सामंत थे। किसके सामंत थे? मौर्यों के सामंत थे। किसके सामंत थे? मौर्यों के सामंत थे। ये भी थे सामंत और ये भी सामंत थे। तो पहला तो क्वेश्चन दोस्तों यही क्लियर हो जाता है कि मौर्य वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में सुंग वंश, दक्षिण भारत में सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश का जन्म होता है। और ये दोनों राजवंश सामंत, ये किसके सामंत थे? मौर्यों के सामंत थे। हम आज के लेक्चर में इन्हीं दोनों टॉपिक पर अध्ययन करेंगे कि सुंग वंश किस तरह से बना और हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं और सातवाहन वंश का क्या रोल दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग सुंग वंश को देखेंगे कि सुंग वंश में ऐसा क्या हुआ था। सुंग डायनेस्टी दोस्तों, जो अंतिम मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक का नाम क्या था? बृहद्रथ। और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? हत्या कौन किया था? इन्हीं का सेनापति। कौन किया था? सेनापति, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया। और इसी सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इन्हीं का सेनापति पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से शुंग वंश का आरंभ दिखाई पड़ता है। अच्छा, अब पुष्यमी जब शुंग की बात करेंगे तो अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 185 से लेकर अंतिम मौर्य शासन कब उसका डेथ हुआ था? 185 बीसी में हुआ था। तो इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 185 बीसी से शुरू होगा और 148 बीसी तक होगा। अब इनके बारे में हमारे एग्जाम के क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन, मगध का यह प्रथम ब्राह्मण शासक था। मगध का प्रथम ब्राह्मण शासक था। ठीक, पहला क्वेश्चन। अब जब मगध का एक प्रथम ब्राह्मण शासक था तो प्रथम शूद्र शासक कौन हुआ है? यह भी क्वेश्चन आया है।
प्रथम, अगर यहीं पर हम ये घुमा दें कि प्रथम शूद्र शासक, तो ये कौन बना था दोस्तों? ये महापद्मानंद के बारे में जाना जाता है। किसके बारे में? महापद्मानंद। यानी पहला शूद्र शासक कौन है? महापद्मानंद। जबकि प्रथम ब्राह्मण शासक कौन बना था? प्रथम ब्राह्मण शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग बना है। पुष्यमित्र शुंग, ठीक, पहली खासियत है। दूसरी इसकी क्या है? अब जब ये सीधी सी बात है दोस्तों, जब ये ब्राह्मण शासक होगा, तो ब्राह्मण शासक है तो निश्चित रूप से ये अपने राज्य निर्माण के लिए कुछ और अलग काम किया होगा। क्या किया था? यह अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। कितनी बार किया था दोस्तों? 2 बार। अश्वमेध यज्ञ में किसकी बलि दी जाती है? घोड़ों की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? घोड़ों की बलि। अच्छा दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ किया क्यों जाता है? किसी भी राजा की समृद्धि का प्रतीक है। अगर कोई भी राजा अपने समृद्धि को बताना चाहता है, अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ करता है। यानी यह अश्वमेध यज्ञ राजा के ताकत का द्योतक होता है। राजा के ताकत या वर्चस्व को बताता है। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीजें हैं, अश्वमेध यज्ञ कितनी बार किया था? 2 बार। क्या कोई और शासक किया था? हाँ, इसके अलावा एक शासक है जिसका नाम है प्रवरसेन। क्या नाम है दोस्तों? प्रवरसेन। ये 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? 4 बार। अच्छा, पहला तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि मगध का पहला शासक था और ब्राह्मण शासक है, और ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। जबकि प्रवरसेन के बारे में बोला गया कि 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया, और जो अश्वमेध यज्ञ होता है राजा के समृद्धि का प्रतीक। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है बेसिक, अश्वमेध यज्ञ जैसा 2-3 यज्ञ और होते हैं। कौन कौन यज्ञ? नंबर 1 राजसूय यज्ञ। ये राजा बनाने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? राजा बनाने के लिए। एक यज्ञ होता है दोस्तों पुत्रेष्ठ यज्ञ। पुत्रेष्ठ, पुत्रेष्ठ पुत्र के जन्म के लिए। एक क्वेश्चन और बेसिक आता है कि अगर हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनता है कि यज्ञ का साक्ष्य कहां मिलता है और यज्ञ में क्या खास चीजें हैं। तो यहां उसको भी हम देख लेते हैं। यज्ञ, कोई भी यज्ञ है, इसका उल्लेख यजुर्वेद में कहा है दोस्तों? यजुर्वेद। अच्छा, यज्ञ में क्या दी गई? हमने कहा यहां पे घोड़ों की बलि दी गई, यहां लिखे हैं। तो अगर कभी कहा जाए कि बलि का साक्ष्य किस वेद में मिलता है तो क्या बताएंगे? ये हमारे यजुर्वेद में मिलता है। यानी बलि का साक्ष्य भी यजुर्वेद में मिलता है, और यजुर्वेद में ही सभी प्रकार के पुरुष में यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ दोस्तों? पुरुष में यज्ञ। इस यज्ञ में परीक्षा में आपके आया था, इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती है। किसकी बलि? पुरुष की बलि। तो यहां से यज्ञ से रिलेटेड हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में और क्या क्या चीजें हुई थी। और क्या हुआ था? इन्हीं के दरबार में पतंजलि रहते थे। इनके दरबार में कौन रहता था? पतंजलि। दरबार में कौन रहता था दोस्तों? पतंजलि। पतंजलि रहते थे।
इनके पतंजलि का कहने का मतलब ये इनके कौन थे? राजपुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? इनके राजपुरोहित थे। अब पतंजलि की क्या खासियत है दोस्तों? ये योग सूत्र व महाभाष्य के लेखक है। योग सूत्र व महाभाष्य के लेखक है। योग सूत्र व महाभाष्य के लेखक है। और इनके पीरियड में क्या हुआ था? इन्हीं के काल में दोस्तों मनुस्मृति की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति में के लेखक कौन है? अगर इसके लेखक की बात करेंगे हम तो इसके लेखक मनु हैं। इसमें लिखा क्या गया है? हिंदू कानून की, हिंदू कानून की प्राचीन पुस्तक है। मनुस्मृति क्या है दोस्तों? हिंदू लॉ की सबसे प्राचीन पुस्तक है। अच्छा, मनुस्मृति में कुछ खास चीजें हैं। हाँ, इसमें एक तथ्य है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। वहां देवता निवास मनुस्मृति का सबसे फेमस तथ्य है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति के बारे में दोस्तों बस इतना ही। अब आता है कि इस वंश के बाद यानी पुष्यमित के बाद इनके उत्तराधिकारियों के बारे में जिक्र आता है। उत्तराधिकारियों के बारे में बहुत डिटेल में तो चर्चा नहीं मिलता, लेकिन ये पता है कि इनका जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? इनके उत्तराधिकारी कौन थे? अग्निमित्र थे। कौन थे दोस्तों? अग्निमित्र। इनके उत्तराधिकारी में इन्हीं का पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र अग्निमित्र की जानकारी चाणक्य के माला विकाग्निमित्रम ग्रंथ में मिलता है। माला विकाग्नि मित्रम में मिलता है। इसमें क्या है दोस्तों? ये माला विकाग्नि मित्रम है क्या? ये मालविका व अग्निमित्र की लव स्टोरी है। अब मालविका है चोल डायनेस्टी की राजकुमारी है, चोल वंश की है, और अग्निमित्र ही पुष्यमित का बेटा है। इनसे यह पता चलता है कि इस वंश के आगे उत्तराधिकारी ये थे। अब शुंग वंश के अंतिम जो शासक है दोस्तों ये थे देवभूति। इस वंश के जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के वो कौन थे? देवभूति। ये अंतिम शासक है ना, अंतिम शासक है। इनकी हत्या इनका सेनापति कौन किया था दोस्तों? सेनापति जिसका नाम था देवभूति। इनकी हत्या कौन किया था? सेनापति का नाम क्या है? देवभूति। देवभूति इनकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। किस वंश की? कर्ण वंश की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज के लेक्चर में पुष्यमित को देख लिए। अब सेम इसी परिस्थिति में दक्षिण में किसका राज्य बना? सातवाहनों का बना। अब सातवाहनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजना न भूलें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप लोगों को मिलता रहे।
धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।